एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लास विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट में अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। आज हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो क्या पृथ्वी जैसी बाहर से दिखते वैसी अंदर से है। ठीक है, तो आज हम यही सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आपको पता ही है कि पिछले बार चैप्टर्स में यही कहती हूँ कि पृथ्वी में क्या हो रही है, पृथ्वी में गतिशीलता है, बार वो मूव कर रही है, घूम रही है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन करती है। तो अपनी ही जगह पर घूमते घूमते क्या कर रही है, अपनी जगह पर तो घूम ही रही है, दिन रात बना रही है। सन के भी सराउंडिंग्स घूम कर क्या बना रही है, पूरा एक साल कब साल बनाती है, सीजन्स बनते हैं। ठीक है, तो जब ये मूव करती है तो इसकी जो ये वाली मूवमेंट है, रेवोल्यूशन, रोटेशन, उसका तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन कई बार पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी हलचल होती है जो अचानक से हमें महसूस होती है। कई बार उसका रूप भूकंप हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, ज्वालामुखी फट जाते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो पृथ्वी के स्थल रूप पर निकलता है। याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया भी था कि जो माउंटेन्स बनते हैं, जो प्लेट्यूज बनते हैं, जो पठार हैं, मैदानी एरिया, ये सब किससे बनते हैं, ये जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसी के द्वारा पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है वो बनती है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। अगर हम देखें तो जिस जगह अभी मैं खड़ी हूँ या जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं या खड़े हैं या जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, जो कुछ आपको दिखता है वो सब क्या है, पृथ्वी का स्थल रूप है। पृथ्वी का स्थल रूप क्या है, एक ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, और उसी को क्या बोला जाता है, परपटी। सबसे ऊपरी लेयर है पृथ्वी की, सबसे ऊपरी लेयर, जिसको क्या बोला जाता है, परपटी बोला जाता है, जिसे हम स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। परपटी को हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि परपटी बोल लो या स्थल मंडल बोल लो। तो स्थल मंडल को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक थे हमारे महाद्वीप जिनमें हम रहते हैं, 7 महाद्वीप है हमारे, और एक होता है हमारा दूसरा स्थल मंडल का रूप है हमारा महासागर, जो पानी वाला एरिया है। अगर हम महासागरों के अंदर भी जाएंगे तो हमें स्थल ही नज़र आएगा जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, स्थल मंडल दो भागों में विभाजित है, परपटी, महाद्वीप और महासागर। तो ये जो महाद्वीप और महासागर हैं ये किससे निर्मित होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि स्थल मंडल का जो निर्माण है वो मिट्टी की पतली पतली परतें और बड़ी बड़ी चट्टानें मिलकर करती हैं। अगर आप खुदाई करेंगे कभी भी, जैसे पाइप वगैरह डालते हैं हम लोग, मोटर वगैरह लगाते हैं, तो पहले तो मिट्टी निकलती है, फिर बाद में और नीचे जाते तो बड़े बड़े पत्थर भी निकलते हैं। तो यानी कि जो स्थल बना है वो किससे बना है, बड़ी बड़ी चट्टानों से और मिट्टी की बारीक बारीक परतों से। और उसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत तरह के उसमें खनिज भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो जो महाद्वीप की जो लेयर बनी हुई है, जो परपटी की लेयर बनी है, वो किससे बनी है, महाद्वीप वाली सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से वो निर्मित हुई है। समझ गए। एक इसका छोटा सा ट्रिक है कि सियाल क्या हो रहा है, स्थल में चल रहा है, और महासागर में वो है सीमा, यानी सीमा पानी में तैर रही है। तो महासागर किससे निर्मित है, हमारे महासागरीय स्थल सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। याद रखिएगा, सियाल स्थल में चल रहा है तो महाद्वीप निर्मित है, सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा महासागर में तैर रही है यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से महासागरीय जो स्थल रूप है वो निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परपटी। अगर हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप में, तो महाद्वीप में जिस जगह पर हम रहते हैं, ठोस जगह पर, तो महाद्वीप की जो मोटाई है, अगर हम देखें महाद्वीप स्थल की जो मोटाई है वो कितनी है हमारी, 35 किलोमीटर। और जब हम महाद्वीप के बिल्कुल नीचे, स्थल के सबसे नीचे रूप में जाते हैं तो वहाँ से क्या शुरू हो जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। आप देखते भी हो कि हमारे घर थोड़े ऊंचे, स्थल के ऊंचे रूप पर बनाए जाते हैं, और पानी क्या होता है, पानी का लेवल हमेशा महाद्वीप से थोड़ा सा नीचे होता है। ठोस जो परपटी है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ पानी बहता है। तो महाद्वीप की जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, और अगर हम पानी महासागरों की मोटाई देखें तो सिर्फ कितनी है, वो 5 किलोमीटर तक ही है। यानी कि अगर हम महाद्वीप की 35 किलोमीटर तक मोटाई काटते हैं, अगर खनन करते हैं, और उसके बाद हम महासागर में भी क्या करते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर और जाते हैं, टोटल 40 किलोमीटर, तो हम क्या पहुँच जाएंगे, हम अपनी दूसरी लेयर में पहुँच जाएंगे। और जो दूसरी लेयर को क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। पहली लेयर क्या थी हमारी, परपटी, समझ गए। नेक्स्ट है हमारी मेंटल। अगर हम
परपटी से और अंदर की तरफ जाते हैं 40 किलोमीटर की खुदाई करके, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने मेंटल वाले हिस्से में। दूसरी परत को क्या बोलते हैं हम? मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और मेंटल की मोटाई कितनी है हमारी? 2900 किलोमीटर। याद रखिएगा, मेंटल की मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक के दायरे में क्या है हमारा? मेंटल फैला हुआ है। और ये लगभग द्रवित मैग्मा होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। यहाँ क्या पाया जाता है? मैग्मा। द्रवित मतलब लिक्विड में। तो यहाँ पर जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है, जो भी रॉक्स होती हैं यहाँ पर ताप और दाब के कारण क्या हो जाती हैं? रॉक्स क्या होते हैं? मेल्ट हो जाती हैं। और मेल्टेड क्या होता है? लिक्विड क्या पाया जाता है? हमेशा मूवेबल होता है, मैंने बताया भी है। तो ये ऐसे घूमता रहता है। और जब ये घूमते घूमते कई बार चट्टानों से ऊपर स्थल मंडल की सबसे निचली परत से टकराता है, तो कई बार तो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। कई बार क्या होता है? कहीं पर भूकंप आ जाते हैं, दरार पैदा कर देता है। कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, समझ गए? तो यही चीज़ें, ये जो है मैग्मा, यही है सबसे बड़ा रूप जो जिसमें हलचल चलती रहती है। और कई बार ये हलचल इतनी तेज़ हो जाती है कि ये स्थल मंडल को भी हिला देता है, समझ गए? तो पृथ्वी का दूसरी परत कौन सी है हमारी? मेंटल। और कितनी है उसकी मोटाई? कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब अगर हम मेंटल से नीचे जाते हैं, लगभग 3500 किलोमीटर अगर हम मेंटल से नीचे जाएं, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक, वैसे तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। हम पृथ्वी के अंदर हार्डली अभी 4 किलोमीटर जा चुके हैं, उससे ज़्यादा हमने अभी तक खुदाई नहीं करी है, ठीक है। अगर हम जाते हैं तो बिल्कुल, अगर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल केंद्र में पहुँचे, तो सबसे बीच में पृथ्वी का क्या पाया जाता है? कोर वाला पोर्शन पाया जाता है, उसे बोलते हैं क्रोड़। तीसरा जो है हमारा क्या है? क्रोड़ है। और ये 2 भागों में डिवाइड है क्रोड़। एक सबसे ऊपर अगर हम पहुँचे तो इसे बोलते हैं बाह्य कोर, और अंदर जाते हैं तो उसे बोलते हैं आंतरिक कोर। और ये जो कोर वाला ये जो है, ये कोर है, ये पूरी तरह से किससे निर्मित है? ये एक तरह का पृथ्वी का चुंबक है, याद रखिएगा। लोहा और निकल से निर्मित है। निफे बोला जाता है, कई बार बोला जाता है कि जो हमारा कोर वाला पोर्शन है पृथ्वी का, उसमें कौन से वो पदार्थ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उसमें लोहा और निकल पाया जाता है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि ये चुंबक का काम करता है हमारी अर्थ के लिए। और हमारी अर्थ के आसपास जो भी चीज़ें हैं, तभी वो क्या करती हैं? अर्थ की तरफ क्या आती हैं? खिंचती हुई चली जाती हैं। किसकी? ग्रेविटी से। ये जो ग्रेविटी बोला जाता है शब्द, वो इसी के लिए बोला जाता है, कोर के लिए। इसमें इतनी पावर होती है कि जो भी चीज़ हमारी पृथ्वी के पास आती है, ये उसको अपनी तरफ खींच लेता है। याद रखिएगा, वायुमंडल में भी अगर कोई चीज़, उल्कापिंड आते हैं गलती से मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल तक ये ऐसी पावर रखता है कि वो सीधा खींच कर के आता है, पृथ्वी की परपटी पर गिर जाते हैं। इतना पावरफुल है ये कोर वाला। और ये किससे बना? हमारे निफे यानी निकल और फेरस। फेरस मतलब होता है लोहा, उससे निर्मित है ये। और इसी की वजह से क्या है, इसमें चुंबक वाला, जिसे कहते हैं घर्षण, चुंबक की तरह खींच लेता है, चुंबकीय जिसे कहते हैं। एक तरह से पृथ्वी का चुंबक है ये, ठीक है। ये दो भागों में विभाजित है, बाह्य और आंतरिक। और कोर ऐसा हिस्सा है जो सबसे बड़ा है पृथ्वी के अंदर। ये सबसे पतली परत कौन सी है हमारी? सबसे पतली परत वो है हमारी परपटी, जो सबसे पतली है। क्वेश्चन आता है भी सीटेट में कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो परपटी। और पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो वो है हमारी कोर। और सबसे ज़्यादा ठोस भी है ये, याद रखिएगा। इनमें तो हम लोग खुदाई करके चले गए थे, याद, ये तो बिल्कुल ठोस, थोड़ा सा ठोस था, खोदा हमने, ये लिक्विड में आया। लेकिन यहाँ पर खोदना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोहे से निर्मित है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठोस और कठोर और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? हमारा कोर है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की परपटी से, ठीक है, पृथ्वी की परपटी से अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, तो लगभग हमारा क्या हुआ? केंद्र बिंदु तक की दूरी 6371 किलोमीटर है, हमारी केंद्र तक की दूरी, याद रखिएगा। आंतरिक कोर के भी बीच में बिल्कुल सेंटर तक अगर मैं स्थल मंडल से, परपटी से नीचे खोदूँ और कोशिश करूँ कि मैं पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश करूँ, यहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर मैं पहुँचूँगी तो लगभग ये इनके बीच की दूरी क्या है? 6371 किलोमीटर तक की दूरी मुझे तय करनी पड़ेगी, तब जाके मैं पृथ्वी के केंद्र में पहुँचूँगी। केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर। नेक्स्ट आ गए हम। अब हम सबसे ऊपरी लेयर जो परपटी है, वो किससे निर्मित है हमारी? तो जो हमारी परपटी है वो शैल प्लस खनिजों से निर्मित है। शैल, सिंपल सी भाषा है, शैल मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, याद रखिएगा।
पत्थरों को ही शैल बोला जाता है, इंग्लिश में रॉक्स बोला जाता है। और मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारा स्थल मंडल है वो किससे, पत्थर और खनिजों से निर्मित है। यही पत्थर जब टूट जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, मिट्टी की पतली पतली परतें बन जाती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण, जैसे लोहा पाया जाता है, या मैग्नीशियम, अभी सियाल हमने पढ़ा, एल्युमिनियम, नमक, ये सब क्या है, खनिज है, ठीक है। इन्हीं से ही क्या बनते हैं, हमारे बड़े बड़े शैल या फिर पत्थरों का निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं, प्राकृतिक पिंड होते हैं, याद रखिएगा। ये जब हम पैदा हुए थे तो नेचुरली अपने आप बनते हैं, ये, इनमें हमारा कोई रोल नहीं है। और ये विभिन्न रंग, आकार तथा गठन के होते हैं। ये क्वेश्चन पहले पीछे आ चुका है कि जो शैल होते हैं या पत्थर होते हैं, ये क्या अलग अलग रंगों के या अलग अलग आकारों के या अलग अलग शेप्स, अलग अलग गठन, क्या ये विभिन्न स्वरूपों में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ अलग तरह की मिट्टी मिलती है, रेतीली, ठीक है। अगर आप दक्कन के पठार में जाएंगे वहाँ काली मिट्टी मिलती है, और अंदर खोदेंगे तो बड़े बड़े काले पत्थर से पाए जाते हैं। अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं हमारे देश में, तो उन्हीं मिट्टियों से निर्मित होते हैं बड़े बड़े पत्थर या फिर शैल। तो इनके विभिन्न रूप भी हो सकते हैं, ये अलग अलग आकारों में भी होते हैं, और इनका गुण गठन भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग इनके रासायनिक गुणधर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही लाइन। अगर मोटे तौर पर देखें तो शैलें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली शैल को बोलते हैं आग्नेय शैल, ठीक है। सबसे पहली शैल कौन सी है हमारी, आग्नेय शैल। दूसरी है हमारी अवसादी शैल, और तीसरी है हमारी कायांतरित शैल, ठीक है। शैल कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की होती है। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, और तीसरी होती है हमारी कायांतरित। आग्नेय जो होती है वो लैटिन के इग्निशियस से बनी हुई है, जिसका हिंदी वर्जन क्या है, अग्नि, यानी अग्नि से निर्मित पत्थरों को क्या बोला जाता है, आग्नेय शैल, यानी आग्नेय पत्थर, ठीक है। अवसादी सेडिमेंट्री बोला जाता है इसे, इंग्लिश में लैटिन शब्द है ये भी, और इसका मतलब होता है स्थिर। अवसाद का मतलब ही क्या होता है, एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाना। अवसाद यानी कूड़ा कचरा जब एक जगह ढेर लग जाती है तो उसे बोला जाता है अवसाद। तो अवसादी का मतलब क्या होता है, स्थिरता, एक जगह इकट्ठा होकर वहीं पर रुक गई तो उसे बोलते हैं स्थिर, ठीक है। अवसादी का मतलब क्या होता है, स्थिर। और कायांतरित मतलब होता है, इंग्लिश में होता है मेटामॉर्फिक, रूप परिवर्तित कर देती है कायांतरित, मतलब काया में अंतर आ जाता है जिसकी, उसे बोलते हैं हम कायांतरित। शैल का चक्र देखेंगे, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट इस चैप्टर में। अगर आपको पीछे पृथ्वी के बारे की लेयर्स पता करनी है बस, और भूपर्पटी पर किस तरह का खनिज पाए जाते हैं, कैसे पत्थर बनते हैं, बस वो देखना है हमें। तो तीनों शैलें कैसे निर्मित होती है वो देखेंगे हम। अगर हम देखेंगे, अगर मैं ऐसे, ये जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, ये वाला हिस्सा था हमारा मैग्मा, आपको बताया था मैंने, जिसे बोलते हैं मेंटल, ठीक है। मैग्मा में जब बार बार हलचल होती है तो क्या होता है, ये भूपर्पटी यानी स्थल रूप को अलग अलग जगह से फाड़ देता है। क्या कर देता है, अलग अलग जगह से फाड़ देता है। और क्या होता है, ये जो मैग्मा क्या करता है, फटकर बाहर आ जाता है स्थल वाले रूप में, ऐसे। ये जो स्थल मंडल जहाँ हम रह रहे हैं, ये फटकर क्या आता है, बाहर आ जाता है फटकर, और यहाँ पर आकर धीरे धीरे करके ये ठंडा होना शुरू होता है। जो लिक्विड मैग्मा है, जो मेंटल वाली उसमें पाया जाता है, याद रखिएगा, वो जब कई बार इतना ज़्यादा तेज़ ताप और दाब मिलता है, उसे घर्षण होता है, वो स्थल मंडल वाली पतली लेयर से टकराता है और उसी को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। तो जब वो बाहर आता है तो तब वो कहलाता है लावा। जब वो अंदर होता है, याद रखिएगा, तब उसे मैग्मा बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। जब मेंटल वाली लेयर में ये लिक्विड पोर्शन पाया जाता है तो उसे मैग्मा बोला जाता है। जब ये मैग्मा फटकर ये नलियों से, बड़ी बड़ी नलियाँ, इन्हें बोला जाता है वेंट, अगले चैप्टर में वेंट बोला जाता है इन नलियों से, जब ये बाहर आ जाता है तो तब ये लावा होता है। और लावा धीरे धीरे, जैसे जैसे ये फटना बंद होता है, धीरे धीरे लावा ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है, बार बार इसमें पड़ते तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दानों में ये क्या होता है, ये जम जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, आग्नेय शैल। ये मैग्मा था, ये फटकर बाहर आया, ठीक है, फटकर बाहर आया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जम गया, और इसी को बोला जाता है आग्नेय शैल, जिसे पहली प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। याद रखा, सबसे पहली जो शैल बनती है वो बनती है हमारी आग्नेय शैल, जिसे क्या बोलता है, प्राथमिक शैल भी बोला जाता है। आग्नेय शैल भी 2 तरह की होती है, याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, याद हो जाएगा। जब ये द्रवित मैग्मा बाहर आकर लावा बनता है और क्या हो जाता है, यहाँ जम जाता है, तो ये होती है आग्नेय शैल। और ये जो आग्नेय शैल का ये जो बाहरी रूप है,
ये छोटे छोटे दानों में छोटे छोटे दाने होते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाली शैल होती है इसे बोलते हैं बहिर्वेदी शैल। याद रखिएगा, ऊपर जो हमें दिख रही है ये पतले पतले बार बार लावा गिरता है और ये बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ता है, इन्हें चीर देता है, तो बारीक महीन दाने हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी बहिर्वेदी यानी बाह्य शैल कहलाती है, ठीक है। और इसका ही एग्जाम्पल क्या है, हमारा बेसाल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। बा से बेसाल्ट, बा से बाहरी शैल, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये बाहर नहीं आ पाता, यहीं पर ही जम जाता है कुछ मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आ रहा होता है लावा बनकर, तो कई बार ये कुछ मैग्मा यहीं पर ही जम जाता है, ये नलियों में, और यहीं पर ही जम के ये क्या होता है, बड़े बड़े दाने, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, जो बार बार यहाँ से गर्मी निकलती है तो ये दाने कैसे होते हैं, ठोस मजबूत हो जाते हैं। और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है अंतर्भेदी। ये आगने का ही रूप है। देखो ये अंदर से आग निकली, आग का ही तो है, ये आग निकली। कुछ आग के ढेर जो थे वो बाहर लावा के रूप में बाहर आ गए, जो बाहर गिरे स्थल पर वो कहलाए हमारे बहिर्वेदी। और बहिर्वेदी का उदाहरण है बेसाल्ट। और बेसाल्ट से ही क्या निर्मित हो रहा है, हमारा दक्कन का पठार। आपको पता होगा कि दक्कन का पठार है हमारा, वो किससे निर्मित है, बेसाल्ट की चट्टानों से। बेसाल्ट है, उसकी चट्टानों से निर्मित है हमारा दक्कन का पठार। लेकिन जब ये आग, ये द्रवित मैग्मा है, ये क्या करता है, नलियों के ही पास यहीं पर ही जम जाता है बड़े बड़े, तो बड़े बड़े ढेर गोले बन जाते हैं, ये फूट नहीं पाता, छोटे बारीक कणों में नहीं तब्दील हो पाता, और ये बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, और ये अंदर की तरफ जमता है, इसलिए बोला जाता है इसे अंतर्भेदी आग्नेय शैल। याद रखिएगा, जब लावा फटकर पूरी तरह बाहर नहीं आता, अंदर ही जमा हो जाता है बड़े बड़े दानों में, तो वो आंतरिक शैल जिसे बोल सकते हैं, वो होती है अंतर्भेदी। और जब लावा फटकर सीधे बाहर आता है, स्थल रूप को क्या करता है, कवर कर देता है, ठंडा होकर जम जाता है, तो बारीक कणों में तब्दील हो जाता है, उसे बोलते हैं बहिर्वेदी शैल। अब बहिर्वेदी का उदाहरण है बेसाल्ट, जिससे दक्कन का पठार बना है, और अंतर्भेदी का है ग्रेनाइट, जिससे आप सिलबट्टा चटनी वगैरह पीसते हो, वो सब ग्रेनाइट पत्थर के बने होते हैं। याद रखिएगा, ग्रेनाइट का यूज़ होता है उसमें। तो ये आग्नेय पहली बन गई हमारी शैल। फिर क्या होता है, कई बार आग्नेय शैल क्या होती है, हवा और पानी के कारण ये जो कण हैं ये वाले, ये टूटकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब तेज़ बारिश पड़ती है उस लावा पर, तेज़ हवा चलती है, तो बारिश और हवा उस कणों को खींच कर क्या आती है, एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ पर ये जमा हो जाते हैं एक जगह पर। मैंने कहा था ना, अवसाद मतलब जमा होना, मैं लिख भी देती हूँ, जमा होना। तो एक जगह अवसाद इकट्ठा होकर जमा हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, अवसादी शैल बोला जाता है। याद रखिएगा, यही वाली जो आग्नेय शैल है, इसी के कुछ टूटे हुए टुकड़े, शैल के टुकड़े कई बार टूट कर, चटक कर या लुढ़क कर पानी हवा के माध्यम से क्या होते हैं, दूसरी जगह पर जब एकत्रित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अवसादी शैल, ठीक है। और अवसादी शैल क्या होती है, जब एक के ऊपर क्या होता है, अवसाद जमा होना शुरू हो जाता है, तो कुछ तो क्या होता है, कुछ तो आगे बढ़ जाता है पानी हवा से और आगे, लेकिन कुछ ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और जब ये अंदर जाते हैं तो तब इन्हें उच्च दाब और ताप मिलता है, और तब इनमें भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कायांतरित शैल बोला जाता है। याद रखिएगा, अवसादी शैल ही क्या होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब उसमें उच्च दाब और ताप बढ़ता है इन शैलों में, तो क्या इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, काया में अंतर, तो कायांतरित। समझ गए। कई बार यहाँ की जो बहिर्वेदी है, ये भी आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, सीधी इधर आकर जब तेज़ इन पे हवा और ताप बढ़ता है, ठीक है, हवा और पानी के माध्यम से आगे चली गई, अवसाद इकट्ठा हो गया, अवसादी बन गई। लेकिन कई बार आग्नेय शैल, छोटे मोटे दाने क्या होते हैं, उनका भी रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी कायांतरित शैल में तब्दील हो जाती है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है, जो अवसादी और कायांतरित दोनों में परिवर्तित हो सकती है। याद रखिएगा। और जब ये कायांतरित शैल जब नीचे बिल्कुल दब जाती है और अंदर चली जाती है, तो क्या हो जाती है, वापस किसके अंदर आ जाती है, ये वापस द्रवित मैग्मा बन जाती है ये, ठीक है। तो ये चक्र सा चलता है, शैल चक्र। सबसे पहले आग्नेय बनी, फिर आग्नेय के बाद हमारी अवसादी चट्टानें बनी, और अवसादी के बाद हमारी बनी कायांतरित, और कायांतरित में फिर उच्च ताप और ताप पड़ा, तो वापस वो ज़मीन के अंदर धीरे धीरे जाती हैं, और किस में तब्दील हो जाती हैं, फिर से मैग्मा में तब्दील हो जाती है। और यही हमारा आता है शैल चक्र। इसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसका मैंने आपको, आग्नेय का मैंने आपको बता दिया था क्या है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके एग्जाम्पल हैं।
अवसादी का है हमारा बलुआ पत्थर, याद रखिएगा, बलुआ मतलब रेत के जो बड़े बड़े पत्थर टिब्बे मिलते हैं, बलुआ पत्थर से ही निर्मित है हमारा लाल किला। कई बार क्वेश्चन आता है कि लाल किला किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा अवसादी शैल का उदाहरण है। और किससे निर्मित है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। और कायंत्रित शैल का उदाहरण है हमारा ताजमहल, संगमरमर से बना हुआ, ये आप जानते हो। लेकिन संगमरमर कैसे बना, चूना पत्थर का जब काया में अंतर हुआ, उसमें ताप और दाब डाला गया तो किस में परिवर्तित हो गया, वो संगमरमर में। याद रखिएगा, चूना पत्थर पर ज़्यादा ही दाब और ताप डाला जाता है तो वो संगमरमर में तब्दील हो जाता है, और उसी से ही हमारा ताजमहल बना है। तो ये स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला शैल चक्र, ये अच्छे से कीजिएगा, यहाँ पर फंसते हैं बच्चे। ये मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, इसे करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विश्व की सबसे गहरी खान। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया था छोटा सा। अगर हम भूपर्पटी पे, मैंने आपको बताया था कि वैसे तो हम अपने जो भूपर्पटी से अंदर, पृथ्वी के अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि ताप और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल है कि क्या किया था कि विश्व की सबसे गहरी खान, आपको पता ही है अफ्रीका किस लिए फेमस है, हीरा सोना चांदी, अपने मतलब सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि खनिज, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं ज़्यादातर। पेट्रोलियम हो गया, हीरा चांदी, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। तो खनन हुआ तो 6 किलोमीटर तक की खुदाई करी इंजीनियर्स ने, किसके लिए, तेल के लिए करी थी ये खुदाई, तेल की लिए खुदाई करी। जब बिल्कुल अंदर तक गए तो जब वो 4 किलोमीटर में ही गए, 4 किलोमीटर में ही उनकी हालत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हवा ही नहीं है तो हम सांस ही नहीं ले पाते। तो इस वजह से 4, गहराई कितनी करी उन्होंने, गहराई कितनी थी उस कुएं की, 4 किलोमीटर, जबकि खुदाई उन्होंने 6 किलोमीटर तक की थी, लेकिन वो अंदर और नीचे जा ही नहीं पाए। इतना ज़्यादा, मतलब अगर हम पृथ्वी के अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे। मे भी भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन अभी तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या। सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम परपटी से बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में जाना चाहें तो कितनी उसकी त्रिज्या, 6371 किलोमीटर है उसकी त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाश्म। सिंपल है, जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म बोलते हैं। देखो जैसे मृत पौधे, कई बार तेज़ हवा आती है, आंधी आती है, बारिश की वजह से पौधे टूट कर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जीव कई बार मर जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, जीव जंतु पेड़ पौधे सब जल के क्या होते हैं, राख हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो राख क्या होती है, मिट्टी के अंदर दबती जाती है, और दबकर क्या बन जाती है वो, याद रखिएगा, अवसाद बन जाता है। पानी हवा के माध्यम से जब वो एक जगह दूसरी जगह आते हैं, अवसादी चट्टानों का रूप रहते हैं और उसके अंदर दब जाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, हमारे जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के अवशेषों को क्या बोला जाता है, जीवाश्म। इसमें मृत पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं, जो कहाँ होते हैं, शैलों में दब जाते हैं। और स्पेशली ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारी अवसादी शैल में पाए जाते हैं, ये समझ गए। अब नेक्स्ट है, एक पॉइंट रह गया था, खनिजों के लाभ। मैंने बताया था कि खनिज क्या होते हैं, जो पत्थरों के साथ पाए जाते हैं, पत्थर निर्मित होते हैं खनिजों से भी, ठीक है। तो खनिजों में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे ईंधन के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके लिए होता है, हम लोग जो अपने घर में जो यूज़ करते हैं गैस वगैरह, वो उसमें क्या है, एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम। और गांव में कोयला या फिर पेड़ पौधों से जो तोड़ कर लाते हैं लकड़ियाँ, ठीक है, उनका यूज़ किस लिए होता है, ईंधन। उसको जला के हम खाना बनाते हैं। कुछ होता है उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है, उर्वरक बनाने में भी होता है, पोटेशियम वगैरह का यूज़ करते हैं हम, औषधि में भी हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। और ईंधन तो है ही। वही लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, चांदी, जितने भी हमारे खनिज हैं, ये सब हमारे बहुत काम के हैं। इसीलिए हम लोग जो खनन वगैरह करते हैं, तेल वगैरह के लिए भी हम लोग बहुत नीचे तक जाते हैं। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरह से खुदाई होती है, तेल के लिए अलग होती है, इनके लिए अलग होती है, ये खनिज अलग तरह के होते हैं। उसमें आप डिफरेंस देखोगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आज हमने ये चैप्टर किया है हमारी पृथ्वी के अंदर। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मुझे जहाँ तक लगता है 7th में से ज़रूर आएगा इस बार सबसे ज़्यादा आपके पेपर में, सीटेट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर मैंने अच्छे से करवा दिया है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।